नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। एक बात हम आपको बता दें, यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं तो आप उसे प्राप्ति भी कर सकते हैं। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, मुख्य हमेशा मुख्य परीक्षा ही रहती है। और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कारगर रहेगा और आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा निकालना तो अपेक्षाकृत फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन यदि आपने मुख्य परीक्षा निकाल ली तो आपकी सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भाग 1 है, पार्ट 1 है आज इसका, जिसमें जो एक टेस्ट लिया गया था उसमें कैसे आंसर राइटिंग की गई, कितने नंबर दिए गए और कहाँ कैसी गलती की गई, उस गलती को सुधार कर कैसे व्यवस्थित रूप से आंसर लिखा जा सकता है और क्या क्या उसमें सुधार एवं बदलाव किए जा सकते हैं, उससे संबंधित आज का वीडियो है। उसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, भूगोल की आधुनिक तकनीक, राजनीतिक विचारक आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि हस्तलिखित हम टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। विज्ञान की तकनीक की भी नई PDF आ चुकी है, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें जो है आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स का रखा गया है और सीमा इसमें 30 शब्दों की सीमा रखी गई है। चलिए देखते हैं सिंधु से, अब तो और कम शब्दों की सीमा आ गई, 3 मार्कर के हिसाब से प्रश्न आने लगे हैं। सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के स्तर का उल्लेख करें। तो कैसा एक आंसर लिखा गया है, सिंधु सभ्यता अपने नगरीकरण एवं जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है। जल निकासी के लिए बड़े बड़े नालियों को सुयोजित रूप से बनाया गया था। शहर का दूषित पानी निकासी करके नदियों में प्रवाहित किया जाता था। उदाहरण इसके लोथल और कालीबंगा शहर में जल निकासी की ऐसी प्रणाली का उल्लेख देखने में दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें इनको 1 मार्क्स मिला गया है। इनकी शब्द सीमा तो लगभग 30 के आसपास ही है, लेकिन थोड़ा सा स्कोर व्यवस्थित कर सकते थे तो इन्हें 2 मार्क्स मिल जाते, पर इन्हें थोड़ा सिंपल लिखा है तो इसलिए इनके लिए 1 शब्द मिले हैं। इन्हें विशेषताओं पर विशेष गौर नहीं किया, फिर भी एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास किया है। तो आप भी ऐसा करके अपने में निरंतर सुधार कर सकते हैं। गुप्त काल में प्रचलित शिल्प कला उद्योग का वर्णन कीजिए। गुप्त काल में मृदाओं व सीप, मोतियों, पीतल, तांबे आदि के द्वारा निर्मित शिल्प का व्यापार होता था। सीप व मोतियों से निर्मित आभूषण, मृतभांड, तांबे, पीतल के अलंकृत बर्तन, वस्तुएं, साथ ही आहत सिक्के, तांबे, सोने चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन था। तो यहाँ पर पूछा गया गुप्त काल में प्रचलित शिल्प कला उद्योग का वर्णन। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुप्त काल में मृदाओं व सीप, मोतियों, तांबे, पीतल के जो निर्मित शिल्प का व्यापार होता था। सीप व मोतियों से निर्मित आभूषण, मृतभांड, तांबे, पीतल की अलंकृत बर्तन, वस्तुएं, साथ ही आहत सिक्के, तांबे, सोने चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन था। तो इस प्रकार से यहाँ भी इनको 1 मार्क्स मिला है। ऐसे ही 1 मार्क्स कम होते होते अंत में पता चलता है कि बहुत कम मार्क्स मिलते, इसलिए हमें पूरी तरह से प्रयास करना है कि हमें फुल मार्क्स मिले। इसके बाद जो है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अब यहाँ से जो है मैक्सिमम जो आपका आ गया है कि मार्क्स जो है यहाँ पर 8 मार्क्स और शब्द जो है यहाँ पर 100 शब्द हो गए हैं। एक टेस्ट सीरीज का एक अनुमान तय है आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ पर 8 की जगह 6 मार्कर भी हो सकता है, 5 मार्कर भी हो सकता है, 11 मार्कर भी हो सकता है। शब्द सीमा भी अपने हिसाब से हो सकती है, पर हम सिर्फ यहाँ पर प्रश्न और आंसर का पैटर्न देख रहे हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो घनानंद की सेना के समान ही मौर्यकालीन सेना विशाल एवं शहरों से सुसज्जित थी। सेना का प्रमुख सेनापति होता था। हैंडराइटिंग भी ठीक है, पर और अच्छी हैंडराइटिंग देख सकते हैं, क्योंकि जितनी व्यवस्थित आपकी लेखनी होगी उतना जांचने वाले पर आपका इंप्रेशन पड़ेगा। प्रशासनिक एवं न्याय कार्यों का प्रमुख स्वयं राजा होता था। जो कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी कि प्रशासनिक एवं न्याय कार्यों का जो प्रमुख स्वयं राजा होता था। अमात्यों के उचित स्थान प्राप्त था। राज्य को राजकीय कार्य में परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री का पद था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ग्रामों में व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख की नियुक्तियां होती थीं। उसे न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे। न्याय संतुष्ट न होने पर राजा से न्याय मांगा जा सकता था। राजा के अंगरक्षकों में एरियो की नियुक्ति की जाती थी। इस पे यहाँ पर जो आपको बताए गए हैं किस प्रकार से
इस आंसर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर लिखा गया है, जिसका आपको व्यवस्थित रूप से दिखाया जा रहा है। और इसमें 100 शब्द से ऊपर भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर और भी लिखा गया है। और इसमें इनको जो है 4 मार्क्स दिए गए हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि प्रशासनिक एवं न्याय कार्यों का प्रमुख स्वयं राजा होता था, अमात्यों को उचित स्थान प्राप्त था। इन्हें पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिख दिया है, फिर भी इनको 4 मार्क्स दिए गए हैं। तो हम कितने से कितना व्यवस्थित लिख सकें कि हमें फुल मार्क्स मिले। यहाँ पर जो है आपको एक 4 मार्क्स का भी प्रश्न दिया गया है। यह सिर्फ टेस्ट सीरीज में हमने अनुमान लिया है और इसमें आप 60 शब्द लिख सकते हैं। तो देखते हैं, चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। चोल वंश अपने उत्कृष्ट व विशाल जल सेना के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा पैदल, हाथी, घोड़े सेना का भी विशाल हिस्सा था। और साथ ही साथ शासन का प्रमुख जो राजन होता था, उसकी सहायता के लिए सेनापति, पुरोहित, महामात्य आदि पद थे। चोल वंश की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था अति सुदृढ़ व उत्तम थी। ग्राम के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही राजा द्वारा ही की जाती थी। विद्वानों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण होता था। विद्वान जो कलाविद होते थे, उनके माध्यम से समस्याओं का निराकरण होता था। तो यहाँ पर जो है इनको 1.5 नंबर दिया गया है, जो इन्होंने चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर किया है। प्रशासन विभाजन का भी वर्णन करना था, स्थानीय स्वशासन का भी वर्णन करना था। यदि यह दोनों वर्णन करते तो इन्हें 3 नंबर के आसपास मिल सकते थे, पर उन्होंने केवल सामान्य परिचय दिया, इसलिए यहाँ पर 1.5 मार्क्स दिए गए हैं। यदि आप यहाँ पर सुधार कर प्रशासन विभाजन का भी वर्णन करते हैं, उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का भी वर्णन करते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा यदि आप इसमें जो 8 नंबर का था, इसमें आप केंद्रीय प्रशासन में सप्तांग सिद्धांत स्थापना और राजा केंद्रीय स्थिति की वर्णन करते तो आपको 6 या 7 नंबर भी मिल सकती थी। पूरे में से पूरे नंबर मिलना तो लगभग कठिन ही है, पर उससे ज़्यादा भी मिल सकती थी। इसके अलावा जो और कुछ 2 नंबर के प्रश्न हैं जो कि 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेल मार्ग विकास का भारतीय उद्योग में क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर हम बताते हैं, भारत में प्रथम रेल का संचालन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1885 में मुंबई से पुणे के मध्य किया गया था। इसके द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई। भारत रेल मार्ग विकास के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया। क्योंकि अब एक्यूरेट आंसर पूछे जाते हैं, जितने नंबर का प्रश्न है उतने नंबर के ही आंसर आप, मतलब जितने नंबर का प्रश्न है, जितने वहाँ पर शब्द कहे गए हैं उतने ही शब्द पूछे जाते हैं। आप अपने मन से बड़ा चढ़ाकर नहीं लिख सकते हैं। तो अब जो एक्यूरेट आंसर राइटिंग का पैटर्न आ गया है, उसमें आप कैसे कम शब्दों में व्यवस्थित आंसर लिखें, वह आप हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी वीडियो के माध्यम से और नोट्स आदि के माध्यम से देख सकते हैं। तो भारत में प्रथम रेल का संचालन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1885 में मुंबई से पुणे के मध्य किया गया था। इसके द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई। भारत रेल मार्ग विकास के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से भी जुड़ गया। यहाँ पे भी इन्हें 1 नंबर ही दिया गया है, जबकि 2 भी मिल सकती थी, पर थोड़ा सा और व्यवस्थित करती तो 2 भी मिल जाती। राइटिंग में थोड़ा सुधार योग्य है, आप भी अपनी राइटिंग सुधार सकते हैं। गरम दल की कार्य प्रणाली समझाइए। तो गरम दल पूर्णतः अंग्रेजी शासन के विरोधी नहीं है, यह बात आपको जानना जरूरी है। वे अंग्रेजों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेजों की कठोर नीतियों के विरोधी, परंतु अंग्रेजों की वस्तुओं आदि के विरोधी नहीं थे। वे चाटुकारिता के माध्यम से अंग्रेजों को खुश करते थे। तो यहाँ पर इनको मात्र आधा नंबर दिया गया है। 1.5 नंबर क्यों काट लिया गया है? क्योंकि यदि यहाँ पर इनकी कार्य प्रणाली में उनके अंतर्गत इनकी बहिष्कार राजनीति, स्वशासन, हड़ताल, प्रदर्शन, रैली आदि के बारे में बताना था, तो इन्हें हो सकता था 1.5 नंबर भी मिल जाते और 2 नंबर भी मिल सकते थे, पर इन्होंने केवल सामान्य परिचय दिया, इसलिए यहाँ पर इनको आधा नंबर दिया गया है। जबकि इन्हें गरम दल की बहिष्कार राजनीति, स्वशासन एवं हड़ताल, प्रदर्शन, रैली आदि के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में बताना अनिवार्य था। चंपारण सत्याग्रह किस प्रणाली के विरोध में प्रारंभ हुआ था? यह वही प्रश्न है जो मुख्यतः पूछे जाते हैं, जिनकी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 में, यहाँ पर इन्होंने 1915 लिखा है, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे इनका 1 नंबर काट लिया गया है। 1917 था। आपको फैक्ट यदि आप लिख रहे हैं तो आपको एक्यूरेट लिखना होगा। सन यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है, लेकिन यदि आप लिख रहे हैं तो आपको सही ही लिखना होगा, नहीं तो आप सफलता और असफलता के बीच में आ जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में अंग्रेजों द्वारा वहाँ के किसानों पर जो है
के विरोध में जो की गई थी शुरू प्रारंभ किया गया था। और चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जो कि वो सफल भी हुए थे। यहाँ पर शब्द भी समझ में नहीं आ रहे कि उन्होंने क्या लिखा है, थोड़ी सी अशुद्धि भी है, इसलिए इनके यहाँ पर एक नंबर काटा गया है। आर्य समाज के सिद्धांत, यहाँ पर जो मैक्सिमम 4 नंबर की प्रश्न है और 60 शब्दों में आपको लिखना है। आर्य समाज के सिद्धांत व भारतीय पुनर्जागरण में योगदान को स्पष्ट करें। आर्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातियों या कट्टरता के प्रति आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देता था। राजा राम मोहन राय आदि इसके प्रमुख थे और इन्होंने जो सती प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध किया और इन कुप्रथाओं का अंत भी किया। धार्मिक कट्टरता व मूर्ति पूजन आडंबरों का खंडन करते थे। अंतर्जातीय विवाह भेदभाव के विरुद्ध सती प्रथा का विरोध किया है इन्होंने, और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है। भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने कई आयोजन भी किए और सती प्रथा का विरोध भी किया। वेदों में सर्वोपरि मानकर वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया है। अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन किया है। प्राचीन ग्रंथों को महत्व दिया है। इनमें इन्होंने को शिक्षा एवं राजनीति के बारे में बताना था, इन्होंने नहीं बताया है, जिस कारण से इनको यहाँ पर 4 में से 1.5 नंबर दिए गए हैं और 2.5 नंबर यहाँ पर काट लिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है आर्य समाज के सिद्धांत और भारतीय पुनर्जागरण में इनको शिक्षा एवं राजनीति के बारे में भी बताना था, जहाँ पर इन्होंने सिर्फ धार्मिक उससे जुड़ा है कि आर्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद, कट्टरता के प्रति आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देता था। धार्मिक कट्टरता, मूर्ति पूजन आडंबरों का खंडन करता था। अंतर्जातीय विवाह भेदभाव के विरुद्ध सती प्रथा का विरोध किया जाता था और वेदों को सर्वोपरि मानकर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। प्राचीन ग्रंथों को महत्व दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रमुख रूप से यदि हम बात की जाए तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति के मुख्य परिणाम का उल्लेख भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर आंसर में लिखा गया है जहांगीर चित्रकला प्रेमी व कला के संरक्षक भी था। इससे दरबार में मंसूर जैसे महान चित्रकारों को स्थान दिया था। मंसूर के अतिरिक्त इनकी में बिशनदास, मुराद, अब्दुल हसन भी प्रमुख थे, जो कि चित्रकारी एवं कला के प्रमुख थे। जहांगीर काल में चित्रकला मुगल कालीन चित्रकला में उत्कृष्ट काल मानी जाती थी। इस कालीन में चित्रों में प्रकृति प्रेम, पशु पक्षियों के चित्रों को प्रधानता दी गई है। इस काल में चित्रकला सिर्फ नायक नायिका प्रधान न होकर विस्तृत जैसे प्रकृति, पशु पक्षियों आदि को प्रदर्शित करता है। इस काल में लाल, हरे, नीले रंगों को अत्यधिक उपयोगिता दिखाई गई। चित्रों में जो यहाँ पर उन्होंने चित्रों को व्यवस्थित नहीं लिखा है, इसलिए भी इनको 8 में से 3 नंबर दिए गए। 1 नंबर तो सीधा सीधा काट लिया गया है राइटिंग और अशुद्धियों पे से, और बाकी जो है एक्यूरेट नहीं लिखा होगा, इसलिए भी यदि आप अतिक्रमण करते हैं शब्द सीमा का तो भी आपके नंबर काटे जाएंगे। तो और पहली बात तो जी हम स्थानीय नहीं दे रहे हैं, आप कहाँ लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चित्रों में सूक्ष्मता को ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रकार से देखा जाए तो अगर मेंस आंसर राइटिंग में देखा जाए तो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से देख लिया है कि किस प्रकार से आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है। और जो कुछ भी आपकी अशुद्धि हो, आप उससे आपको लग रहा हो कि ऐसी गलतियां आप पर होती हैं, कुछ अशुद्धि संबंधी या अति लिखना या जो आपका मतलब भूलने संबंधी, तो आप यहाँ पर ध्यान देकर उसे और अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं। और आगे भी हम ऐसी वीडियो तैयार करके आपके मध्य रखेंगे जिनमें आपको आंसर राइटिंग का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और आज ही आप हमारे हस्तलेखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हस्तलेखित नोट्स समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगे।